हेलो, वेलकम। मैं रविंद्र मिश्रा। ISYS के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपको सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर बेहतर तरीके से मार्गदर्शन किया जाए। और हम लोग उसी कड़ी में आज इतिहास की एक घटना, सूरत कांग्रेस विभाजन, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। और हमारी यह कोशिश होगी कि सूरत कांग्रेस विभाजन, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने दोष किसका, यह इसका टाइटल बनाया हुआ है। इसके पीछे बस रीजन ये कि सूरत कांग्रेस विभाजन, गरम दल और नरम दल, उन दोनों के बीच एक विभाजन होता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विभाजन की नौबत क्यों आई, नरम दल हम कहते किसे हैं, गरम दल हम कहते किसे हैं, दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, और इस विभाजन को क्या टाला जा सकता था, और अगर नहीं टाला गया तो किसकी जिम्मेवारी ज्यादा थी। इस क्रम में हम लोग इतिहास, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन इतिहास के हिस्से, वैकल्पिक विषय इतिहास, सामान्य अध्ययन इतिहास, दोनों की मुख्य परीक्षा के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली वह तैयार करेंगे जिससे कि आप एक बेहतर आंसर लिख सकें। और साथ ही लगे हाथ इस बीच में उन तथ्यों, उन संकल्पनाओं पर बात करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में आपको सटीक उत्तर तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से ISYS के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सूरत कांग्रेस विभाजन ये 1907 की घटना है। और सूरत का अर्थ हुआ कि उस बार सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस बार सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। और ये कौन थे? स्थापित नरम दलीय नेता थे, स्थापित नरम दलीय। और यहीं से सूरत में 1907 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के साथ कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बाकायदा विभाजन हो जाता है। यह तो हम वहां पहुंच गए जहां हमें पहुंचना है। तो इस क्रम में हम लोग यह देखेंगे कि भाई हम जो नरम दल और गरम दल कहते हैं उसे समझने की प्रक्रिया में हम लोग प्रारंभिक कांग्रेस, जब हम प्रारंभिक कांग्रेस कहते हैं तो आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। हम अभी कांग्रेस के उन तथ्यों की तरफ नहीं जा रहे हैं कि एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम की इसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी। और 1885 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस का पहला सम्मेलन होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस बनना क्यों जरूरी था वह एक अलग हिस्सा है जिस पर हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 ईस्वी में करजन बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। और उसके बाद देश में कुछ बहुत तीव्र प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, स्वदेशी बहिष्कार जैसे आंदोलन होते हैं, देश में एक नया मिजाज बनता है। और वह मिजाज आगे कैरी कर पाए इसके पहले कांग्रेस टूट जाती है 1907 ईस्वी में। तो 1885 से 1905 तक प्रारंभिक कांग्रेस कहते हैं। और इस कांग्रेस के इस 2 दशक या 20 वर्षों को कहा जाता है नरम दलीय कांग्रेस। उसके बाद भी कांग्रेस पर नरम दल का कब्जा रहा, लेकिन मोटे तौर पर इतिहास में कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्षों की यात्रा को कांग्रेस के नरम दलीय चरण की यात्रा कही जाती है। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। हम कांग्रेस की स्थापना पर नहीं जा रहे, उसके पीछे नहीं। उसके बाद ये जो प्रारंभ में कांग्रेस स्थापित करने वाले ये जो नेता थे, तो इन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना की, इस कांग्रेस
के लक्ष्य क्या थे और इस कांग्रेस की पद्धति क्या थी। यह लक्ष्य और पद्धति यानी काम करने का तरीका, वो कैसे काम करते थे। तो यह जो काम करने का तरीका या पद्धति है, यही दो चीजें अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि 1907 में सूरत तक आते आते कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित होने के लिए क्यों और कैसे मजबूर हो गया। ठीक है, तो यह 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस है, इसमें देश के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होते थे। सभी क्षेत्रों के लोग, आप लोगों को पता नहीं होगा, सामान्य तौर पर बहुतों को पता नहीं होता कि भी कांग्रेस के सदस्य उस समय में कैसे होते थे या कौन से लोग कांग्रेस के सम्मेलनों में भाग लेते थे। तो होता यह था कि सभी राज्य में कुछ स्थानीय संगठन हुआ करते थे, जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस का ही संगठन हो, वो स्थानीय संगठन हुआ करते थे और वो स्थानीय संस्थाएं या संगठन वह अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे। ठीक है, और ये सभी लोग कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेते थे। कांग्रेस का सम्मेलन वर्ष में एक बार होता था, वर्ष में एक बार, सामान्यतः दिसंबर के आखिरी तारीखों में, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर के आसपास, और ये मोटे तौर पर 3 दिवसीय होता था, यानी 3 दिनों तक। कांग्रेस के ये जो लोग थे, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था देश के लोगों के भीतर एक जन जागरण करना, जन जागरण करना। उसके साथ साथ मकसद क्या था? अंग्रेजों से रियायत मांगना, अंग्रेजों से रियायत मांगना। कैसी रियायत? कौन सी रियायत? तो हम लोगों को पता है हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे और वह ब्रिटेन की संस्था के जरिए हमारे ऊपर शासन हुआ करता था, और उस शासन का मूल मकसद था भारत से धन ब्रिटेन तक पहुंचाना, यानी आर्थिक शोषण उसका सबसे प्रमुख हथियार था। दूसरी बात, भारत के भीतर अपनी कमी थी। हम सामाजिक, शैक्षिक और जाहिर है कि जब उनके गुलाम थे तो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे, पीछे थे। दूसरी बात, अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे ऊपर जब कब्जा किया तो उन्होंने एक सुपरियरिटी की अवधारणा विकसित की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। यह जो नस्लीय भेदभाव था, यह मानता था कि जो भारतीय लोग हैं वह पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं। वो तो और भी कुछ कहते थे, हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, और इसका सीधा अर्थ ये था कि भारत के लोग अपना शासन करने के काबिल हैं ही नहीं, शासन करने लायक नहीं है। बल्कि उन्होंने इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया और यह दिखाया कि भारत को कभी भी अपने से शासन करने का कोई अनुभव रहा ही नहीं। ये तो भेड़ों की तरह हाके जाते रहे हैं, स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन रहे हैं, तो आज अपने से शासन कहां से करेंगे? खुद मुख्तारी, खुद का अपने ऊपर नियंत्रण का इनका मामला नहीं है। तो ये ऐसे हैं कि इनको गुलामी भाती है। यह उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया ताकि वह भारत पर अपने कब्जे का औचित्य सिद्ध कर सकें। अब हमने कहा कि हम सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, राजनीतिक प्रशासनिक का तो मामला ही नहीं बनता, उसकी बात करने की
कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्लियर है। सामाजिक शैक्षिक तौर पर हम पिछड़े थे, तो क्या पिछड़े थे, कैसे पिछड़े थे, यह बात हो सकती है। तो चूंकि हमारे यहां बहुत सारी कुप्रथाएं थी, हम पिछड़े थे, कुप्रथाएं थी, वक्त ज्यादा जाया नहीं किया जाए, चाहे वह दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह का न होना हो, जो धीरे धीरे आगे चलकर चीजें सामाजिक सुधार में उन्होंने हस्तक्षेप किए थे, कुछ चीजें की थी, लेकिन बहुत सारी जाति पाति का भेदभाव आदि। और हमारी शैक्षिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी, हमारे पास शिक्षा का अभाव था। तो अंग्रेजों के शासन के आने के बाद उन्होंने तमाम तरह के शोषण किए, और उन्होंने भारत की भलाई के लिए कोई काम किया हो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को कुछ बढ़ावा दिया, पूर्णतः नहीं, कुछ बढ़ावा दिया। और ये जो कुछ बढ़ावा दिया, इससे भारत के भीतर एक शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हुआ। यानी वह मध्य वर्ग यानी ठीक ठाक खाता पीता और शिक्षित अर्थात आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा जिसने हासिल करी थी। ठीक है, क्लियर। यानी एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ, और यही वर्ग था जिसने धीरे धीरे यह समझा कि भारत पर अंग्रेजों के शासन का सबसे बुरा नतीजा है भारत का आर्थिक शोषण या आर्थिक दोहन। इसलिए देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले तक तमाम तरह के जो शुरू के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं, वो भारत की इस आर्थिक शोषण वाली बात पर सबसे ज्यादा प्रहार करते हैं। और यहां प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉन्सेप्चुअली एक बात दिमाग में रख लें कि प्रारंभिक कांग्रेस की सबसे बड़ी वैचारिक देन क्या थी, तो वह था अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की कलई खोल देना। सबसे बड़ी देन क्या है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक कांग्रेसियों की या नरमदली चरण की, कि वह अंग्रेजों के आर्थिक चरित्र का उद्घाटन कर देना, यह बार बार बता देना कि अंग्रेजी शासन भारत में अभिशाप है, यह भारत का शोषण करता है, यहाँ के लोगों को भूखा मारता है, उसकी नीतियों से देश में बार बार अकाल पड़ते हैं। कुल जमा यह कि भारत का शोषण ही अंग्रेजी शासन का मूल है, यह बात स्थापित करना सबसे बड़ी देन है इनकी। खैर, अब यही लोग प्रारंभ में कांग्रेस के नेता हुए। अब इन लोगों को यह समझ आ रही थी, लेकिन चूंकि देश में पढ़े लिखे वर्ग बहुत बड़े थे नहीं, जागरण करने के लिए जागरण होने वाली स्थिति भी चाहिए। मैं आपको पढ़ाता हूं, हिंदी के एक राइटर हैं हरिशंकर परसाई, उन्हीं को थोड़ा सा कोट करके मैं कहूं ऐसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक लोटा होगा, पानी रखने का एक बर्तन, आप दूध भी रख सकते हैं, तो उस पानी रखने के उस बर्तन को लेकर आप समुद्र के पास जाएंगे, समुद्र तो हाहास मार रहा है, उसकी मात्रा की आप गणना नहीं कर सकते, लेकिन आप जाएंगे लोटा लेकर तो समुद्र से भी एक लोटा पानी ही लाएंगे। और दूसरी तरफ आपके घर के छत की टंकी पर पानी का जो टैंकर लगा हुआ है, जो टंकी लगी हुई है, वह खाली हो, उसमें पानी ही ना हो, और आप अपने बाथरूम या किचन में बड़ा सा टब रख दें और पूरा नल खोल दें, तो क्या होगा? नल केवल खखास मारेगा, खौं खौं की आवाज करेगा, पानी नहीं निकलेगा। कहना यह है कि आप सीखते हैं तो आप में भी थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए ग्रहण करने की। देने वाले के पास बहुत कुछ होगा, आपके पास केवल लोटा होगा, तो आप समुद्र समा नहीं सकते। और आप इतने बड़े बर्तन के साथ किसी चैनल के सामने या किसी गुरु के सामने ही बैठें और गुरु खाली टंकी वाला होगा, तो वह केवल खखाश मारेगा, हवा निकलेगी, पानी नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति इन लोगों की थी कि ये जागरण करते, लेकिन सवाल है कि किसे बताते? आर्थिक सिद्धांत बता पाते या और भी चीजें? लेकिन इन्होंने प्राथमिक कांग्रेस वालों की सबसे बड़ी ये थी कि ये वर्ष में एक बार सम्मेलन करते थे, देश की समस्याओं पर विचार करते थे,
देश में जन जागरण की कोशिश करते थे और अंग्रेजों से बहुत सारे रियायतों की मांग करते थे। ठीक, अब थोड़ा सा समझें कि ये तमाम चीजें होती थी। यानी एक वार्षिक सम्मेलन होता था। ठीक है, यह सम्मेलन 3 दिनों का मोटे तौर पर होता था। इसमें भाग लेने वाले लोग विचार रखते थे, जिसे हम लोग कह सकते हैं भाषण देते थे। नहीं, भाषण का मजा तो तब होता है ना जब देने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूं और सुनने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं थी। ये जो भाषण देने वाले थे ये बहुत समझदार लोग थे, और इतने समझदार थे इन्हें मोटे तौर पर यह भाषण अंग्रेजी में देना होता था। कुछ लोग कहेंगे कि लोग 3 दिनों, साल में एक बार 3 दिनों के लिए मिलते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे जो सामान्यतः अंग्रेजी में ही होते थे। तो उन्हें आप बताएंगे कि अंग्रेजी में ही क्यों देते थे। भारत में भाषाओं की विविधता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सम्मेलन हो रहा है बंबई में, यहां बंगाल के लोग आए हैं, उड़ीसा के लोग आए हैं, तब एक ही प्रांत रहा, तब भी उड़िया भाषी आए, बांग्ला भाषी आए, बिहारी हिंदी वाले आए, पूर्वांचल के लोग आए, ठीक है, कर्नाटक के लोग आए, तमिलनाडु के लोग आए, और सबकी अपनी अपनी समृद्ध भाषा है। अंग्रेजों ने एक काम जो उनके आने से हुआ, ये जो अंग्रेजी भाषा थी वो एक संपर्क भाषा बनी, कम से कम इन पढ़े लिखे लोगों के बीच में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा था। तो अंग्रेजी एक संपर्क भाषा बनी, और इसलिए अंग्रेजी में बोलते हुए एक मराठी भाषी, एक बंगाली भाषी, एक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बिहारी, हिंदी, उर्दू, किसी भी भाषी को जो अंग्रेजी सब समझता था, समझा सकता था। तो खैर 3 दिनों का वार्षिक सम्मेलन होता था। ये लोग अपने विचार रखते थे, विचार जिसे आप भाषण कह सकते हैं, और वह अंग्रेजी में होता था। लेकिन व्यंग करने की जरूरत नहीं है, वह क्यों होता था यह समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, कांग्रेस के मंच से कुछ प्रस्ताव पारित करते थे। कोई संगठन है वह अपना प्रस्ताव पर, यह प्रस्ताव क्या पारित करते थे, प्रस्ताव में पारित करते हुए कुछ मांग करते थे। किससे? ब्रिटिश सरकार से, जो उस समय देश में थी। अब वह जो मांग करते थे वह तो करते ही थे, और ये सब कुछ जो करते थे वह कहते थे कि यह संवैधानिक जो दायरा है उसी के भीतर, संवैधानिक दायरे के भीतर, संवैधानिक दायरे के भीतर वह मांग करते थे। ठीक है, यानी कोई उग्रता नहीं, शोर शराबा नहीं, प्रदर्शन नहीं, तोड़ फोड़ नहीं। और दूसरा, ये लोग भारत की जनता को तो शिक्षित करना ही चाहते थे। इनका अगला लक्ष्य था कि वे ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करना चाहते थे। ब्रिटिश जनमत यानी वहां की जनता के मत। ये लोग समझते थे कि ब्रिटेन की जो जनता है, इस जनता को पता ही नहीं है कि अंग्रेज वाले लोग जो हैं उन्हीं के देश के, वो भारत में इतना जुल्म जोते हुए हैं, इतना जुल्म किया हुआ है उन्होंने, ये उन्हें नहीं पता था कि हमारे अंग्रेज मित्र भाई ही भारत में जाकर जुल्म जोत रहे हैं, ये उन्हें नहीं पता था। ये लोग समझते थे। तो इन्हें लगता था कि ब्रिटेन एक महान देश है, वो ऐसा महान देश है जिसमें महान लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, और उन उदारवादी लोगों के देश की जनता को नहीं पता है कि ब्रिटेन में भारत का जो शासन, भारत में जो ब्रिटेन का शासन है वह बड़ा अनुदार है। तो इसलिए भारत में जो अनुदार शासन है उसे ब्रिटिश जनता को बताएंगे तो दबाव पड़ेगा कि भाई भारत को ढंग से, अरे वो भारत है, थोड़े ढंग से उसकी सेवा करो, भले लोग हैं ना, तो वो ऐसा कहेंगे। ये नहीं लगता था। तो ये ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे,
यह सोचते थे कि भाई ये कॉबडेन, ग्लैडस्टोन आदि महान जो लोग हैं उनकी उनकी परंपरा का देश है, तो उदार, यानी इनका मकसद ब्रिटेन जनमत को भी, और ये कहते थे, ये मानते थे कि भाई मैं नहीं कह रहा या हम लोग नहीं कह रहे कि भारत के सभी लोग शासन करने के योग्य हैं, आपकी बात सही है, लेकिन जो शिक्षित हमारे जैसे लोग हैं उनकी शासन में भागीदारी होनी चाहिए। धीरे धीरे कांग्रेस के सम्मेलन में लोग बढ़ रहे थे, आ रहे थे, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस साल में एक बार मिलने के बाद एक जो इसकी कमी थी कि पूरे वर्ष भर संगठन के लिए वह संगठन नहीं था कि जो पूरे वर्ष भर काम कर सके, तब तो वह एक जलसा मेला टाइप कहीं होके रह जाएगा, ठीक। और दूसरा, ये लोग डिमांड जो करते थे तो वह इस तरह से कि हमें थोड़ी सी सुविधा दे दीजिए, ठीक। लेकिन गौर करेंगे कि इन 20 वर्षों में इन लोगों ने अंग्रेजों से जो मांग की वह आर्थिक मांग की, कुछ राजनीतिक प्रशासनिक मांग की, यानी ये प्रस्ताव पारित करते थे। आर्थिक मांगों में एक तो इन्होंने बार बार उस मुद्दे को उठाया कि भारत के धन का ये लोग शोषण कर रहे हैं। फिर उन्होंने भारत के विकास के लिए बात की कि यहां उद्योग आदि और तकनीकी शिक्षा आदि का विकास करें, भारत के कच्चे माल का ब्रिटेन के लिए दोहन न करें, भारत में सीमा शुल्क और एक्साइज उसको इस तरह से व्यवस्थित करें कि वो भारतीय उद्योग के लिए बेहतर हो सके, नमक कर में कमी करें, रैयतवारी बंदोबस्त में जो टैक्स लिया जाता है किसानों से उसे घटाया जाए, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों से अस्थाई करार किया गया है और किसानों को छोड़ दिया गया है कि वह जमींदार जितना उससे वसूल सके उसे भी अस्थाई किया जाए। यानी वो तमाम मांगें थी जो सामान्य लोगों के जीवन को प्रभावित करती थी। साथ साथ ये लोग जो प्रशासनिक मांग करते थे उसमें भी कुछ आर्थिक चीजें जुड़ी होती थी, जैसे प्रशासनिक राजनीतिक मांगों में ये कहते थे आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ भारत में भी करवाई जाए, ब्रिटेन के साथ भारत में भी आईसीएस की परीक्षा करवाई जाए। इसके पीछे इनके बड़े गहरे विचार थे। ये सोचते थे कि एक तो परीक्षा करवाई जाए और दूसरा आईसीएस में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए। ये इस तरह की मांगों ने बड़े निशाने साधे, जैसे अगर ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय शामिल हो तो फायदा क्या होगा, नस्लीय भेदभाव घटेगा, जितने अंग्रेज आईसीएस अफसर होंगे, कमिश्नर होंगे, तो अंग्रेज तो सामान्य तौर पर भारतीय जनता को अपने पैर की जूती समझते थे, और जितने ऊपर तक वो लोग होते थे हे दृष्टि से देखते थे भारतीयों को। अब अगर भारतीय लोग आईसीएस होंगे, जिसे आज आप लोग आईएएस देखते हैं, तो सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर होगा। तो जब भारतीय प्रशासनिक सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर होंगे, वो अंग्रेजों के साना बसाना बैठे रहेंगे, उनके आजू बाजू बैठे रहेंगे, तो देखकर लगेगा नहीं कि ये अंग्रेज और भारतीय एक जैसे हैं, और नस्लीय भेदभाव घटेगा। दूसरा, इनको लगता था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय होंगे तो वो लोग भारत के लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे ज्यादा, यानी प्रशासन भारतीयों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा। अंग्रेज लोगों का तो ये था कि वो लोग जाते थे शिकार वगैरह करने, तो नौकर वगैरह जो इंडियन लोगों को लेकर जाते थे, शिकार में कोई फ्रस्ट्रेशन होता था, शिकार नहीं मिलता था, अक्सर गोली चल जाती थी गलती से, उसमें इंडियन लोग ही मरते थे। गलती से गोली चली तो गोली पर लिखा हुआ है कि इंडियन को लगने वाली गलती से चली है, गलती से चली गोली तो किसी अंग्रेज की खोपड़ी भी खोल सकती थी, लेकिन गलती से चलने वाली हर गोली किसी भारतीय को ही लगती थी, वो गलती से नहीं चलती थी। इन्हें नफरत थी, घृणा थी भारतीयों से। अगर दिन भर में 2 हिरण नहीं मार सके तो फ्रस्ट्रेट होते थे, इंडियन मार देते थे,
और पता चलता था गलती से गोली चल गई। ये इतने असंवेदनशील थे। तो प्रारंभिक कांग्रेस के लोग प्रशासनिक मांगों में अगर आईसीएस में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों और उसकी परीक्षा भारत में करवाने की मांग करते थे, तो उसके पीछे एक नस्ली भेदभाव, संवेदनशील बनेगा प्रशासन ज्यादा, और तीसरी बात कि यह जो धन का पलायन होता है वह रुकेगा। कैसे? एक तो जो आईसीएस है अंग्रेज, वो भारत में नौकरी कर रहा है, आज ही की तारीख से समझिए कि वो अंग्रेज है, उसे 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है और भी बहुत सारी सुविधाएं। तो अंग्रेज था, उसे भारी तनख्वाह मिलती है और तमाम तरह की सुविधाएं, तो वह जितने पैसे कमाता है उसमें से अधिकांश वो ब्रिटेन भेज देता है। भारत का धन वो ब्रिटेन गया पलायन, वो रिटायर होकर ब्रिटेन जाता था तो सारे पेंशन, ग्रेच्युटी और तमाम तरह की सुविधाएं वो वहीं ब्रिटेन में उठाता था। तो भारत का धन ऐसे ही वह पलायन, धन का पलायन जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी की थ्योरी, उसका एक बहुत बड़ा यह जरिया था। ऐसे मांग उठाए। राजनीतिक मांगों में उन्होंने कहा कि भाई जो भी जितने भी विधायिका का जो भी निर्माण हुआ है केंद्रीय विधानसभा, उसको थोड़ा उदार बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए, ताकि विधायिका में भारतीयों के संदर्भों पर बात हो सके। हमें बजट पर बात करने दिया जाए, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, बजट में जो अनावश्यक खर्च हुए हो रहे हैं उस पर कटौती करवाने के वोट के अधिकार दिए जाएं। ये तमाम मांगे थी। बस ये जो मांगे थी, इन मांगों को कैरी करने वाले लोगों में उस समय कांग्रेस में जिन ज्यादातर लोगों की पकड़ थी, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, या इस तरह के तमाम लोग, ये नरम दलीय कहलाते हैं। अब दिक्कत थी कि इनका जो लक्ष्य था, इनके लक्ष्य को लेकर किसी को कोई ज्यादा शिकायत नहीं थी। ये जो नरम दल के लोग, ये सब जो इन्हें लक्ष्य थे, लक्ष्य से सामान्य तौर पर शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ नेता 19वीं सदी के आखिरी दशक में, यानी 1890 के बाद धीरे धीरे उभर रहे थे, जो इनकी पद्धति से संतुष्ट नहीं थे, वह जो प्रक्रिया थी उससे संतुष्ट नहीं थे। इसका उन्होंने विरोध किया। हमने शुरू में कहा कि ये मध्यवर्गीय लोग थे और ये वो लोग थे जो सभी अपने प्रोफेशन में सफल थे। कोई अच्छे वकील थे, अच्छे टीचर थे, जो भी थे। निजी जीवन इन लोगों का, चूंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे, तो यह भारत में हिंदुस्तानी इलिट क्लास थे, अभिजात्य वर्ग। इसलिए एकदम से ये जो कांग्रेस के प्रारंभिक लोग थे, आप अगर उम्मीद करें, इनके पास वह कलेवर ही नहीं था कि वह एकदम से सामान्य जनता के साथ जुड़ सकें। खेत में काम करने वाले लोगों के साथ बिना नाक पर रुमाल रखे ये खेत की पगडंडी पर शायद खड़े नहीं हो सकते। इनका लाइफ स्टाइल ऐसा था। इनकी वैचारिकी बड़ी तगड़ी थी। कुछ और लोग थे, हम उनकी बात करेंगे, हालांकि यहां व्यक्ति की बात होगी ही नहीं। इनका लाइफ स्टाइल, ये अपने जीवन में सफल थे। दूसरी बात थी कि एक आध बार आते थे वर्ष में, तो कांग्रेस लगातार साल भर सक्रिय रह सके, ऐसी कोई मिशनरी नहीं थी, ऐसा कोई संगठन नहीं था। तब तो कुछ लोग थे कांग्रेस की पद्धति को लेकर धीरे धीरे नाराज हो रहे थे। उन नाराज होने वाले लोगों में आप लोग सामान्य तौर पर बाल, लाल, पाल ये नाम सुनते होंगे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसमें अरविंद घोष के नाम भी शामिल कीजिए। इसमें कुछ और नाम भी शामिल होंगे, जैसे अश्विनी कुमार दत्त,
अश्विनी कुमार दत्त। ये यहां याद रख लीजिएगा। ये बारिसाल बंगाल में एक स्कूल टीचर थे और इन्होंने पहली बार 1897 ईस्वी में ही अमरावती के कांग्रेस अधिवेशन को तमाशा कह दिया था। खैर, अब लौट कर आते हैं। कुछ लोग थे जो थे कांग्रेस में, क्योंकि उस समय देश में एक अखिल देशी या अखिल भारतीय संगठन वह कांग्रेसी था, तो जो भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, देश की इस परिस्थिति से परेशान होकर उसमें सुधार चाहते थे, तो उनके पास जो मंच था वह मंच कांग्रेस ही था। ठीक, तो वो लोग भी कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में थे बावजूद इसके वो लोग कांग्रेस की पद्धति से अब परेशान होने लगे। उन्हें लग रहा था, शिकायत उन्हें लक्ष्य से नहीं थी, क्योंकि ये लोग भी देश की आजादी के सपने नहीं देख रहे थे। ये लोग भी लगभग वही सब चीजें चाहते थे जिसका हमने जिक्र किया। ये लोग भी ये नहीं कह रहे थे कि कल को देश छोड़कर चले जाओ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह भी थोड़ा आगे आकर आएगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, बिपिन चंद्र पाल हो, अरविंद घोष हो, अश्विनी कुमार दत्त हो, या ऐसे और लोग, ठीक है। तो ये सभी लोग, यहीं से आप अब कॉन्सेप्चुअली समझें नरम दल और गरम दल में अंतर। तो वो चीजें नरम दल की थी, और अब यह जो इसकी पद्धति थी, लक्ष्य नहीं, इस पद्धति से कुछ लोगों को विरोध शुरू हुआ। क्या विरोध शुरू हुआ? ये लोग कहते थे कि कांग्रेस का यह जो चरण है, जो ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहता है, ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहता है, यानी वहां जाकर कहता है कि हमारा बड़ा बुरा हाल है, उसे ठीक करवा दीजिए। इन्होंने कहा कि यह भिखमंगी राजनीति है। इन्होंने उस पद्धति का विरोध किया। अंतर समझें, गरम दल और नरम दल का अंतर क्या। कुछ लोग थे जिन्होंने इस नरमदली चरण में चल रही इस राजनीति की पद्धति का विरोध किया, कहा यह भिखमंगी राजनीति है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पर जिन लोगों का नियंत्रण है, जिसके भी हमने बात की, ये लोग जो हैं अभिजात्य लोग हैं, ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं। इसलिए ये जनता से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, और इसलिए कोई आंदोलन उसकी दिशा नहीं बदल सकते। अब जरा सा सोचें कि अभी तक लक्ष्य को लेकर कोई अंतर नहीं है। लक्ष्य को लेकर 1905 के बाद अंतर आएगा, और वही जो बहुत तेज घटनाक्रम वाला मामला है, वहीं से सूरत तक का मूल अध्ययन है। तो जनता से कटे हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई इस भिखमंगी राजनीति को नहीं करना है। तो ऑप्शन क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि अंग्रेजों पर ध्यान ही नहीं दें। तो क्या करें? इस भिखमंगी राजनीति की जगह पर हम लोग स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की बात करें। यह कैसे होगा? अंग्रेजों से भीख मांगने के बजाय हम उन्हें इग्नोर करेंगे। कैसे होगा वह? तो हम लोग स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, निजी उद्यम को, स्वावलंबी बनने की कोशिश करेंगे, निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा आदि के लिए संस्था बनाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे नहीं, गांव में ही मध्यस्थ न्यायालय वगैरह बनाएंगे और अपना मामला खुद निपटाएंगे। अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करेंगे, जो यह एक तरह से बहिष्कार ही हो गया।
और इस तरीके से हम लोग स्वावलंबी बनेंगे और मजबूर करेंगे कि वे जो हैं अंग्रेज, वे भारत में न केवल रियायत दें बल्कि उस रियायत से आगे भी रियायत दें। तो इन्होंने भिखमंगी राजनीति की जगह पर स्वदेशी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और बहिष्कार जैसी बातें की। इन्होंने एक पैसिव रेसिस्टेंस का तरीका अपनाया। तो आइए, इस नरमदली राजनीति ये तो चल ही रही थी, तो इसके खिलाफ जो सुगबुगाहट शुरू हुई, उसको सबसे पहली जो अभिव्यक्ति हमें दिखाई पड़ती है वह अरविंद घोष के एक लेखों की श्रृंखला है, याद रखेंगे प्राथमिक परीक्षा के लिए भी। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। इसमें दो बातें ध्यान रख लेंगे कि इसी में सबसे पहले पैसिव रेसिस्टेंस की थ्योरी सामने आती है और यह निबंधों की एक श्रृंखला है और इसी में एक जो नरम दलीय चरण की व्यवस्थित आलोचना हमें दिखाई पड़ती है। यह बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी और खास करके तत्कालीन भारत के 3 प्रांत इस गरम दलीय सोच के गढ़ बनने लगे। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, ये गढ़ बनने लगे। बंगाल में कुछ चीजें शुरू हुई, जैसे मान लीजिए पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स जैसे उद्यम की स्थापना की, ध्यान रख लेंगे। सतीश मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी बनाया। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जो बाद में विश्व भारती के तौर पर आगे बढ़ा, या ऐसी और भी चीजें में शुरू होनी शुरू हुई। और धीरे धीरे अब इस पद्धति के अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ कुछ उग्र पद्धति सामने आने लगी। यहां तक कि कुछ लोगों ने निजी बलिदान का भी रास्ता अपनाया। अब सवाल उठता है कि ये जो स्थापित पद्धति थी, संवैधानिक तरीका, उनसे प्रार्थना अभ्यर्थना करना, एप्लीकेशन देना, 4 बार जाना, इसमें से 2 तो कम से कम मान लें, इस टाइप की चीजें, इसमें यह बदलाव क्यों हो रहा था? तो नरम पंथ की जगह यह गरम पंथ या इस विचारधारा के उदय के पीछे 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक वैश्विक और एक आंतरिक। तो आइए, गरम दल के उदय के पीछे जो वैश्विक कारण था उसे एक झटके में देख लें। एक चीज तो यह हुई कि इथोपिया ने इटली को परास्त कर दिया। ये वैश्विक 1896-97। अब यूथोपिया ने जब इटली को पराजित कर दिया तो इटली एक यूरोपीय देश था। भारत जैसे देश में या दुनिया में सब जगह यूरोप वाले अपना साम्राज्य स्थापित करते थे और हम भारतीय लोगों को, हमारे पूर्वजों को, यह लगता था कि यूरोप जो है वो अपराजेय है, उसे तो हराया ही नहीं जा सकता। और इथोपिया जैसे कमजोर देश ने इटली को जब हरा दिया तो इससे यूरोप की अपराजेयता, यानी यूरोप हार नहीं सकता, उसका भ्रम टूट गया। कॉन्फिडेंस आया कि यूरोप भी हार सकता है, यूरोप का कोई देश भी हार सकता है। इसी के साथ आगे देखते हैं, 1905 ईस्वी में ही जापान ने रूस को हरा दिया। रूस जैसे बड़े देश को जापान ने हरा दिया, तो जापान की जीत के चलते
सभी एशियाई देशों में इस जापान की जीत के चलते सभी एशियाई देशों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि जापान जैसा देश रूस जैसे बड़े देश को हरा सकता है, तो हम भी तो उसे भगा सकते हैं। और इसी साल इस रूस में वहां के राजा जार के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। हालांकि वह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस विद्रोह ने भी सत्ता के खिलाफ विरोध और विद्रोह किया जाए इसकी प्रेरणा दी। इसी के साथ खुद आयरलैंड में ब्रिटेन से मुक्ति के लिए हिंसक संघर्ष चल रहा था। वहां खुद आयरलैंड वह ब्रिटेन से मुक्त होने के लिए हिंसक लड़ाई लड़ रहा था। इन तमाम वैश्विक परिस्थितियों ने भारत के भीतर भी उस नीति को, उस तरीके को, उस पद्धति को बदलकर एक नई एग्रेसिव, गरम, उग्र पद्धति के लिए वातावरण बनाया। और इन वैश्विक परिस्थितियों ने गरम दल या उग्रवाद के स्रोत के लिए दरवाजे खोले। अब घर के भीतर करजन की जिम्मेवारी। करजन ने क्या क्या किया? एक तो 1899 ईस्वी में, बस केवल यहां इतना ही याद रखेंगे, कलकत्ता नगर निगम में बदलाव किया। कलकत्ता नगर निगम में बदलाव, इससे भारतीयों पर चोट पहुंची। ठीक है। उसके बाद 1904 ईस्वी में उसने विश्वविद्यालय में एक संशोधन, विश्वविद्यालय कानून में संशोधन किया, जिसके चलते राष्ट्रीय भावना जो पैदा हो रही थी उस पर लगाम लगाने की कोशिश की। और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया। अब जरा सा लगता है बंगाल का विभाजन किया तो क्या दिक्कत है? अब जरा सा समझ लें, थोड़ा लंबा हो रहा होगा वीडियो, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जरूरत भर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तब एक साथ मिलेंगे। इससे आपकी कंप्लीट तैयारी होगी, प्रारंभिक परीक्षा की भी, मुख्य परीक्षा की भी, सामान्य अध्ययन वाले टॉपिक के लिए भी, और इतिहास विषय के साथ परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के टॉपिक की भी। तो खैर, अब बंगाल विभाजन, इस पर हम लोग बात करें। एक्चुअली बंगाल से काटकर 1874 ईस्वी में असम प्लस सिलहट यह एक स्टेट बनाया गया था। ठीक है। फिर वहां का एक असम का एक गवर्नर था विलियम वार्ड, उसने एक सुझाव दिया। पहले तो यह विलियम वार्ड ने सुझाव दिया कि असम का क्षेत्र थोड़ा बड़ा किया जाए। तो उसने कहा कि असम के क्षेत्र में चटगांव, ढाका और मेमनसिंह, जो वर्तमान बांग्लादेश में हैं, वो इलाके जोड़ दिए जाए। बात आई गई हो गई। अब ध्यान रखेंगे, अक्सर कहा जाता है बंगाल विभाजन करजन। गलती से अगर आपको 4 ऑप्शन दे 3-3 के सेट में कि कौन कौन बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था, तो वो मैं पहले यही क्लियर कर दूं कि 3 नाम आप लोग याद रखेंगे बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी। ठीक है। करजन तो भूलेंगे नहीं। एक रिजले और एक फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। करजन उस समय गवर्नर जनरल था, वायसराय कहते थे उसे। रिजले गृह सचिव था और फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है। ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, हालांकि आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वीडियो की लंबाई हो जाती है तो बच्चे उसे शायद थोड़ा सा छोड़ना पसंद करने लगते हैं। लेकिन अगर धैर्य से आप बैठेंगे, सुनेंगे, तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी।
तो खैर विलियम वार्ड ने कभी जो है एक प्रस्ताव रखा, जो असम का अधिकारी था, इसमें वो कुछ हिस्से जो डाल दिए। वो बात आई गई हो गई। 1903 ईस्वी में गृह सचिव रिजले ने इसे फिर से उठाया और कर्जन ने इसे उपयुक्त पाया। कहा गया कि प्रशासनिक कारणों से विभाजन किया जाएगा। अब क्या था, इन लोगों ने 19 जुलाई 1905 को, ये तिथि याद रखेंगे, इस बात की घोषणा की कि बंगाल का विभाजन होगा, जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ या लागू होना था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की तिथि 19 जुलाई 1905, बंगाल विभाजन लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905। अब अगर ये प्रशासनिक कारणों से था, कहा गया कि बंगाल बड़ा प्रांत है, असम में कुछ हिस्से देंगे, असम के लोगों को काम करने के लिए बड़ा क्षेत्र मिलेगा, मजा आएगा, ये कोई तर्क नहीं। आप चाहते तो कुछ और चीजें कर सकते थे, एक एग्जीक्यूटिव टाइप की चीजें तैयार कर लेते और कुछ भी। बाद में 1911 ईस्वी में 1911 में इसे भंग किया गया, विभाजन को रद्द किया गया और वही किया गया। खैर, तो यहां मामला यह था, हमने कहा कि उस समय बंगाल जो था वो राष्ट्रवाद का और खास करके गर्म पंथ का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो गढ़ था। और कर्जन चाह रहा था, या उसे यह समझ आई कि बंगाल विभाजन को अगर कर दिया जाए तो राष्ट्रवाद को कुचलने में सुविधा होगी। कर्जन यह मानता था, ध्यान रख लेंगे कि किसने कहा था, यह सवाल भी पूछा जाता रहा है। कर्जन का कहना था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरे कार्यकाल तक ही कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस तो खैर खत्म नहीं हुई, उसके कार्यकाल के कुछ बदमाशियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने में अपनी भूमिका निभाई। तो खैर लौट कर आते, कर्जन ऐसा क्यों चाहता था, एकदम एक झटके में। कर्जन ने बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यानी बंगाल प्लस असम वाले इलाके, उसमें चटगांव, ढाका, हिल टिपरा, मेमन सिंह जैसे जो आज के बांग्लादेश के इलाके हैं, उसे शामिल किया। और इधर पश्चिम, उसकी नीयत क्या थी, और उसने यह बोला भी कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा। पहले इसे समझ लें। उसने असम में कहा भी मुसलमानों को कि ए भाई मुसलमानों, मुगलों की सत्ता के बाद इतना अच्छा अवसर तुम्हें नहीं आया था, तुम्हारे लिए एक प्रांत है जहां तुम बहुसंख्यक हो। गधों को समझ में नहीं आया कि मैं बहुसंख्या में रहूं कि अल्पसंख्या में। सारी सत्ता और शक्ति अगर अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगी तो मैं कौन सा मुगल शासक बन जाऊंगा। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति आप हर जगह देखें। तो उसने ऐलान किया, मुसलमानों को बरगलाया कि मुसलमानों का एक अलग प्रांत बन रहा है। प्रांत की जरूरत नहीं है, सुविधाओं की जरूरत है। वो हिंदुओं मुसलमानों दोनों को मिले, दोनों को प्रशासन में भागीदारी मिले, न्याय मिले, सुख मिले, शांति मिले, उन्नति मिले। लेकिन कर्जन यह जानता था कि इस देश में फूट डाला जा सकता है, यह अंग्रेजों की नीति थी। तो वह इसलिए पूर्वी बंगाल, उसमें उसने मुस्लिम बहुसंख्यक कर दिया, यानी हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक, और मुस्लिमों को अपनी तरफ करने की नीति पर चला। और दूसरी तरफ जो बचा हुआ पश्चिम बंगाल था, इसमें बंगालियों को भाषाई अल्पसंख्यक बना दिया। यानी नाम है बंगाल, लेकिन यहां बिहारी हिंदी बोलने वाले बिहारी भाषी लोग प्लस उड़िया बोलने वाले उड़िया भाषी लोग, उनकी संख्या बांग्ला भाषी लोगों से ज्यादा होगी। और उसे लगा था कि बांग्ला भाषा, वो बात भी सही थी, बांग्ला संस्कृति और ये जो एक संपूर्ण बंगाल है वह राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा गढ़ है, इसलिए इसे तोड़ दिया जाए। और जैसे ही यह घोषणा हुई
उस समय के राष्ट्रवादियों ने भी, इसने तो प्रशासनिक नाम लेकर किया, लेकिन राष्ट्रवादियों ने सही समझा। वो समझ गए कि कर्जन बेसिकली राष्ट्रवाद जो उभर रहा है उसको तोड़ने के लिए ही यह कर रहा है, और इसलिए बंग भंग के खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन प्रारंभ में नरमपंथी गरमपंथी दोनों शामिल थे। 19 जुलाई की तारीख तक, जिस दिन घोषणा हुई, बात तो पहले फैली चुकी थी, तब तक आंदोलन करने का तरीका नरमदली ही था। अखबारों में लिखना, सभा करना, बैठक करना आदि। और जब 16 अक्टूबर को वास्तव में विभाजन हो गया तो उसके प्रतिरोध स्वरूप एक बात याद रखेंगे कि एकता दिखाने के लिए राखी बंधन, यानी एक दूसरे क्षेत्र के लोगों के हाथ में लोग राखी बांध रहे थे। और इस राखी बंधन का सुझाव किसने दिया था? मैंने नहीं दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, इस राखी बंधन का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसी के साथ एक और कभी पूछा जा सकता, आराधन का सुझाव किसने दिया था? तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने दिया था। आराधन इस दिन शोक के रूप में पूरे बंगाल में चूल्हा नहीं जलाया गया। ये सब चीजें याद रखेंगे। यूपीएससी की प्री या बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह की प्री परीक्षाओं में एमसीक्यू में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। और फिर प्रदर्शन शुरू हुए, और अब देखते देखते आंदोलन उग्र होता चला गया और गर्मपंथियों की जो पद्धति थी वह सामने आने लगी। क्या? वही बहिष्कार, स्वावलंबन, स्वदेशी, तो अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया जाने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय स्कूल, मध्यस्थ, गांवों में रचनात्मक काम, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, शराबबंदी, इस तरह की चीजें फैलाई जाने लगी। लोक जो तत्व होते हैं, नाटक, संगीत, इन चीजों का उपयोग किया जाने लगा और इस बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया, जिसे कहते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ और इसमें धीरे धीरे जो गर्मपंथ के लोग थे उनकी जो पद्धति थी, मामला लक्ष्य का नहीं था। अभी तक लक्ष्य दोनों का था बंगाल विभाजन खत्म करवाना, लेकिन अब देखेंगे चीजें बदलेंगी। तो स्वदेशी और बहिष्कार, यह गर्म दल वालों ने उनके परचम वो आगे पहुंच गए। और यह स्वदेशी और बहिष्कार केवल बंगाल तक ही नहीं, गर्म दल के नेताओं ने इसे बंगाल के बाहर पूरे देश में फैलाने की कोशिश की। तो यहां प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखेंगे कि पूरे देश में और खास करके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी फिर खास करके मुंबई और पुणे में इस आंदोलन को किसने फैलाया? बाल गंगाधर तिलक। तो एक सवाल होगा कि पूरे देश में फैलाने में किनकी भूमिका बड़ी थी? तो तिलक। लेकिन ऐसे स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन का महाराष्ट्र में किसने नेतृत्व किया? तिलक। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का किसने किया? सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। पंजाब और उत्तर प्रदेश में सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। सरदार अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के चाचा थे। ठीक। दिल्ली, यह अक्सर पूछा जाता है। सैयद हैदर रजा, दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये भी पूछा जाता है। तो ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन फैल गया। अब कांग्रेस की तरफ आते हैं। कांग्रेस क्या करती थी? मिलती थी, कुछ कुछ सक्रियता भी बढ़ रही थी धीरे धीरे। अब कांग्रेस में ये लोग जो गर्मपंथी या उग्र विचारधारा वाले लोग थे तो कहां? कांग्रेस में ही, मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन चलती किसकी ज्यादा थी? नरम पंथ वालों की। तो इन उग्र विचारधारा वालों ने कांग्रेस पर हावी होना शुरू किया। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहां दिमाग रखेंगे, यह ध्यान में, कि 1905 के बनारस अधिवेशन में समर्थन किया गया स्वदेशी और बहिष्कार का। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन हुआ। ठीक है, प्रस्ताव पास हुआ ऐसा नहीं है, इसका कांग्रेस के मंच से समर्थन किया गया। अब कांग्रेस में गहमागहमी थी। किन किन बातों पर गहमागहमी? नरम दल वाले लोग चाहते थे कि यह स्वदेशी और बहिष्कार का जो आंदोलन है इसे बंगाल तक सीमित रखा जाए। गरम दल वाले कहते थे ना, चीज तो शुरू हो चुकी है, अब रुकने का नहीं। जब शुरू हो गया है, ईश्वर ने ऐसी परिस्थिति दे दी है, जब करजन को यह सुमति दे दी गई, अब हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं, अवसर है। लोगों की इस भावना का राष्ट्रीय आंदोलन में इस्तेमाल करें। पहली बात तो ये। दूसरा, नरम दल वाले, क्लियर है ना, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, एक था नरम और गरम का पहला मैं मामला लिख देता हूं। एक ये जो स्वदेशी और बहिष्कार था, बंगाल या बंगाल से बाहर भी। ठीक है, दूसरा मामला ये था कि ये लोग कह रहे थे नरम दल वाले का आंदोलन है बंगाल का विभाजन मिटाने के लिए। गरम दल वालों ने कहा, अरे छड्ड यार, विभाजन तो जहां है वहां है, अब हमारा मकसद विभाजन खत्म करना है ही नहीं, अब हमारा मकसद है अंग्रेजों से स्वराज प्राप्त करना या इवन स्वाधीनता भी। तो विभाजन वर्सेस स्वाधीनता। अब नरम दल वाले थोड़े सूखने लगे। उन्हें लग रहा था कि यार ये लोग, मतलब अभी तो हम लोग कुछ बोल रहे थे कि कुछ थोड़ा सुधार कर दें, थोड़ा टैक्स घटा दें, थोड़ा विधायिका में लोगों को पहुंचा दें, ये सीधे स्वराज पे छलांग मार रहे हैं। डंडे पड़वाएगा यार ये, और कुछ नहीं। ठीक है, अंग्रेज हैं बड़े गंदे, नहीं वो, ये फिर जब अपने जुल्म पर आएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। अब ऐसे भी मान लीजिए कि सभी लोगों को, मतलब उस तरह के आंदोलन में कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वैचारिक की तगड़ी होती है, आप अच्छा बोलेंगे और बेहतर दिशा तक लेकर जा रहे थे, सुधार हो भी रहा था, विधायिका में कुछ प्रवेश भी मिला था। यहां दो बातें याद रखेंगे, इसके चलते कांग्रेस थोड़ी ठंडी भी पड़ गई थी। नरम दल वालों का कंट्रोल था, थोड़ी ठंडी भी पड़ गई थी। 1896 से 1904 के बीच में, 1891 से ही कहिए, 1904 के बीच में कुछ सुधार हुए थे। उसमें से एक बात और यहां याद रख लेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कि गोखले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में 1901 ईस्वी में बजट पर भाषण करते हुए, यह जो धन का निष्कासन सिद्धांत जो आप लोग बहुत सुनते होंगे, इस सिद्धांत पर बजट पर भाषण करते हुए विधायिका में पहली बार कौन बोला था? सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था, पर याद जाना नहीं है। यहां मैं ये बोल रहा हूं, बजट पर भाषण करते हुए केंद्रीय विधायिका में बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? 1901 ईस्वी में पहली बार गोखले। और इसी 1901 में गोखले ने यह भी कहा था कि सबके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। मांग ये लोग भी उतनी अच्छी मानते थे, और कहा कि भाई कि साल में 10 रुपया ले लीजिए वार्षिक और सबको शिक्षित कीजिए। खैर, अब यहां आ जाइए, तो यहां गोखले जी थे बनारस में, तो फिर भी यह तो कांग्रेस वालों से करवा ही लिया गरम दल वालों ने कि हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर गुटबाजी चल रही थी।
नहीं नहीं, इसे बंगाल तक ही रखो। अरे नहीं भाई, बंगाल से बाहर चलेगा, मैं कह रहा हूं परेशान हो जाओगे। अरे परेशान कैसे हो जाएंगे, अब हो गया तो हो गया। फिर करें, अच्छा ठीक है, बंगाल विभाजन रुकवाना ही हमारा मकसद। अरे कहां का बंगाल विभाजन साहब, कहां बैठे हुए हैं, अब देश स्वतंत्र कराना है, स्वराज लेना है, कुछ भी। ये चीजें शुरू हुई। तब 1906 ईस्वी में ये सब साल भर तक चलता रहा और आंदोलन भी चलते रहे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसे कि आज कोलकाता कहते हैं, यहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। गरम दल वाले हावी थे, क्योंकि देश में इन लोगों ने कुछ किया जो नया था और उनके साथ एक जनमत था। तो कांग्रेस से प्रस्ताव पारित करवाया, इस स्वदेशी का भी, बहिष्कार का भी, और सबसे बड़ी बात है स्वराज का, राष्ट्रीय शिक्षा आदि तमाम बातें, उतनी बात ही हम नहीं कर रहे। यानी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि वह स्वदेशी आंदोलन कर रही है, वह स्वदेशी पर बल देगी, वह अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करेगी और हमारा लक्ष्य है स्वराज प्राप्ति। जैसा कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटेन के उपनिवेश थे, फिर भी वहां एक उत्तरदायी सरकार थी वहां के लोगों की। क्लियर है? यह 1906 में हुआ। अब यह जब हो गया, पास तो हो गया, दबाव था, भीड़ थी, समर्थन था। अब ये जो नरम दल वाले लोग थे, करे यार ये लोग बिना डंडा मरवाए छोड़ेगा नहीं, बहुत पिटवाएंगे ये लोग अंग्रेजों से ना। ये नहीं, इनको लगा कि अगर अब हम लोग स्वराज की बात करेंगे, जो कि अभी दूर दूर तक हमारे ख्वाब में भी नहीं था, तो जो कुछ हासिल है वह भी चला जाएगा। पता चलेगा कि चौबे छब्बे बनने जा रहा है, दूबे बन के वापस आया। नहीं, इनको ये लगा कि थोड़ी बहुत जो रियायत मिली है विधायिका आदि में, वह भी चली जाएगी, डंडे पड़ेंगे सो अलग, लोगों को डराया जाएगा। ये लोग यह जानते थे कि अंग्रेज प्रशासन, उसका पूरा चेहरा कुत्सित है, वह असंवेदनशील है, वह बलात् शासन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो ये लोग कह रहे थे कि इन प्रस्तावों को लौटा लो। और गरम दल वाले कह रहे थे अब तो जय, आर्या पार स्वराज। अब पूरा गहमा गहमी रहा 1906 से 7 तक। गरम दल वाले चाहते थे कि 1907 में जो अधिवेशन हो वह महाराष्ट्र में हो। महाराष्ट्र यानी गरम दल का गढ़ है, तिलक वही है। नरम दल वाले वोटिंग और जो भी तरीका था उसके जरिए महाराष्ट्र में नहीं करके सूरत में शिफ्ट करवाने में सफल रहे, सूरत कांग्रेस। ठीक। और चूंकि जहां कांग्रेस का बैठक होता था, कांग्रेस की बैठकें जहां होती थी, नियम था कि वहां की जो स्थानीय समिति होती थी, स्वागत समिति, वही मोटे तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन करती थी। तो इन लोगों ने एक परम उदारवादी रास बिहारी घोष को, जिसकी चर्चा मैं क्लास की शुरुआत में कर चुका हूं, अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे। और 1907 में पास किए गए सारे प्रस्तावों को निरस्त करने की कोशिश शुरू हुई, जो कि होना ही था। तैयार होकर गरम दल वाले भी आए थे, तैयार होकर नरम दल वाले भी आए थे। कोल्हापुरी चप्पलें बड़ी अच्छी होती हैं महाराष्ट्र की। तो पता चला कि शोर शराबा हुआ और वह मशहूर मराठी चप्पल या कोल्हापुरी चप्पल, वह चलने की घटना हुई। हो हा ही जो होता है, बैठक रद्द, खत्म। नरम दल वालों ने सख्ती बरती, संख्या और इसके बल पे गरम दल वालों को कांग्रेस से बाहर कर दिया और नरम दल वालों पर कब्जा हो गया। दोष किसका था? दोष दोनों का था।
नरम दल वाले अपने वास्तविक चरित्र से थोड़ा बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनका अंग्रेजी शासन का आकलन ठीक था, लेकिन थोड़ा ज्यादा था। और गरम दल वाले थोड़े फूंक कर कदम उठाने के बजाय थोड़ी जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे। खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? देश को। कांग्रेस जहां तक पहुंची थी, अब वो और तेजी से बहुत आगे बढ़ सकती थी, वो और सक्रिय हो सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वो हुआ कब? फिर गांधी जी के आने के बाद। तो 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ, जो 1916 ईस्वी में आकर लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में फिर कांग्रेस के दोनों धड़े एक हुए। उम्मीद है कि नरम दल, गरम दल उन्हें समझ पाए होंगे, विभाजन, उसकी पृष्ठभूमि और उस बीच में आने वाले उन तथ्यात्मक सूचनाओं को भी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जो आपके लिए फायदेमंद हो। आपकी जो क्वेरीज हों, जो आपकी ज़रूरतें हैं, हमने ISYS के प्लेटफॉर्म को शुरू ही किया है वास्तविक मार्गदर्शन और सही पढ़ाने के लिए। यहाँ जो भी लोग आकर आपको पढ़ाएंगे वो वास्तव में पढ़ाएंगे। तो आपकी जो भी क्वेरीज हों, जो आपको जानना समझना हो, या किसी खास विषय पर आपको अपनी बात कहनी पूछनी हो, तो आप कमेंट में सादगी से अपनी बात कहेंगे, उसका हमारे पास ISYS के प्लेटफॉर्म पर स्वागत रहेगा। इतना ही। थैंक यू।